नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सिको के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये मिनिमम सपोर्ट और मैक्सिमम गेन के बारे में है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि इसे लीगलाइज करने पे क्या फायदे होंगे उस बारे में बात करता है, अर्थव्यवस्था पे इसके प्रभाव के बारे में भी बात करता हुआ ये आर्टिकल। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और उस पर जो हमारे देश की सरकार खासकर होम मिनिस्ट्री ने जो रुख अपनाया हुआ है उस बारे में बात करते हैं। एनजीओ के महत्व के साथ साथ इन पर होम मिनिस्टर ने क्या कदम उठाया है, कानून से क्या बदलाव किया, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। वो ये है कि नोर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन रशिया और निम्न में से कौन से देश को कनेक्ट करती है। आपका ऑप्शन है यूक्रेन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है बेलारूस या ऑप्शन डी बेल्जियम। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के ऊपर। वह यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस तरीके से फार्मर्स को एक सिक्योरिटी प्रदान करता है एग्रीकल्चर मार्केट में, कृषि मार्केट में। इस पर आपको एक चर्चा करनी है 250 शब्दों में। तो चलिए हमारे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम गेन अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य से किस तरीके से फार्मर्स को यहाँ पर एक बड़ी सहायता मिलती है उसके बारे में बात करता है। तो ये आर्टिकल का मुख्य उद्देश्य है कि मिनिमम सेलिंग प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर हम लीगल ढांचा देते हैं, अगर इसको लीगल बना देते हैं कानून के रूप से, एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन के रूप में, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नकारात्मक सकारात्मक सारे परिणामों के बारे में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले तो बात ये है कि एमएसपी की जो बात की जा रही है इसको लीगलाइज करने की, एमएसपी को लीगलाइज करने के पक्ष में मुख्यतः यह आर्टिकल है, तो उसी बारे में इसमें बिंदु रखे गए हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि एमएसपी शुड बी बेस्ड ऑन कम्प्रहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये बताया गया है कि एमएसपी की जो डिमांड की जा रही है लीगलाइज करने की, उस पर आप एमएसपी का जो वैल्यू है वो उतना ही रखिए जो प्रोपोर्शनेट लेवल पे हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेकर की, मतलब उसमें एक जस्टिफाइड मार्जिन हो जिससे किसानों को फायदा हो, प्रॉफिट हो। दूसरी बात इसमें ये की गई है कि एनीबडी एंटरिंग द मार्केट विलिंगली will have to buy the crops at price above or at same level as MSP। कि MSP तय करने के बाद में अगर मार्केट में कोई भी आता है, वो किसानों से कोई भी उनकी फसल खरीदता है, तो वह MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य जो रखा हुआ है उस पर या उससे ज़्यादा कीमत पर खरीदे, जिससे किसानों को एक प्रॉफिट मार्जिन बना रहे। उसके अलावा द क्लेम हैज़ नेवर बीन द सरप्लस प्रोडक्शन शुड बी ब्रॉट आउट एंटायरली बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक इस चीज़ को काउंटर करते हुए ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि जो भी एमएसपी पे क्रॉप्स की कीमत तय की जाएंगी, ये जिन क्रॉप्स के लिए तय की जाएंगी उन क्रॉप्स को केवल सरकार को ही खरीदना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है। यहाँ पर एमएसपी का अर्थात ये है कि जो भी एक मूल्य तय किया गया है, न्यूनतम मूल्य, उस पर सरकार या प्राइवेट प्लेयर या प्राइवेट मार्केट में कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल वो क्रॉप खरीद सकता है, वो कृषि की वो क्रॉप खरीद सकता है इस मूल्य उस या उससे ज़्यादा कीमत पर। तो यहाँ पर सरकार पे पूरा प्रभाव पड़ेगा, सरकार पे पूरा भार पड़ेगा इसे खरीदने का, इसके प्रोक्योरमेंट का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे प्रोक्योरमेंट, कंपलसरी प्रोक्योरमेंट जो है वह सरकार के थ्रू हो, इसकी बात नहीं की गई है। उसके अलावा टू मीट दिस डिमांड द गवर्नमेंट वुड पे द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ 23 क्रॉप्स एट एमएसपी विच इज 12 लाख करोड़। तो यहाँ पर सरकार 12 लाख करोड़ जो है ये व्यय करती है 23 अलग अलग फसलों पर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो द एंटायर प्रोड्यूस इज नॉट मार्केटेड, 4 लाख वर्थ ऑफ प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड बाय फार्मर देमसेल्फ और ईटन बाय रोडेंट्स, hence only 8 lakh crore is actually marketed। of this the government acquires only 4 lakh worth of output। तो यहाँ पर बताया गया है कि 4 लाख, यहाँ पे जो 12 लाख करोड़ का यहाँ पे खरीदने की बात की गई, तो इसमें से देखिए तो हम 4 लाख करोड़ जो है ये फार्मर के द्वारा कंज्यूम कर दिया जाता है या किसी रूप में ये खराब हो जाता है। तो अगर वास्तविकता में हम देखें तो केवल 12 लाख करोड़ जो है केवल यही मार्केट तक आ पाता है। उस 12 लाख करोड़ में भी सरकार एक्वायर करती है 4 लाख करोड़। तो ये जो एक कहते हैं कि 23 क्रॉप्स के करीब 12 लाख करोड़ होंगे, तो इसमें से अगर वास्तविक देखें तो सरकार इसमें से केवल एक तिहाई ही सरकार लेती है, सरकार पे इसका भार
पड़ता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 50% ऑफ मार्केट प्लेस आउटपुट इज ब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि 8 लाख बचते हैं, 8 लाख में से सरकार 4 लाख करोड़ का यहाँ पर फसल खरीदती है। इसका अर्थात ये है कि 50% जो है मार्केट प्लेस पे ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा खरीदा जाता है। अब जो 50% प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा खरीदा जाता है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 25% जो है ये एमएसपी से कम से खरीदा जाता है, क्योंकि अभी एमएसपी को लेकर ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं है, कोई पिनल प्रोविजन नहीं, जिसके द्वारा मार्केट में जब सप्लाई ज़्यादा हो जाता है या डिमांड कम हो जाता है तो 25% जो फसलें हैं ये एमएसपी से कम पे भी खरीदी जाती है। तो ज़रूरत है कि एक कानून आए, पिनल प्रोविजंस अगर हो गए तो इस डर से यहाँ पर एक जो मेंटेनेबल जो यहाँ पर प्राइस रहेंगी, जिससे किसानों को नुकसान ना हो, उस प्राइस पे फसलें खरीदी बेची जाएंगी। उसके अलावा अलाउिंग एमएसपी वुड ओनली हैव बीन बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर एमएसपी आती है तो इससे किसानों को फायदा होगा, ना ही सरकार पे अतिरिक्त इसका भार पड़ेगा। तो जो किसानों की आय डबल करने की बात की जा रही है वो इस माध्यम से हो सकती है। उसके अलावा परचेज बाय प्राइवेट सेक्टर इज एंटायरली बेस्ड ऑफ ऑन द डिमांड फॉर द सेट क्रॉप। तो जैसे मैंने बताया कि ये डिमांड पर पूर्णतः बेस्ड होती है। अब चलिए इसकी आगे बात करते हैं। तो बेनिफिट ऑफ अलाउिंग द लीगलाइजिंग ऑफ एमएसपी बेस्ड ऑफ ऑन दिस डेटा। तो डेटा पे ये कम्प्लीटली बेस्ड है। यहाँ पर एमएसपी को लीगलाइज करने की बात सबसे पहला देखें तो द 1 लाख करोड़ लेस पेड अमाउंट वुड हैव बीन इन सर्कुलेशन इफ एमएसपी वर एप्लीकेबल। अगर एमएसपी एप्लीकेबल हो जाता है यहाँ पर, तो जैसे मैंने बताया कि 4 लाख करोड़ का जो क्रॉप से फसलें हैं ये प्राइवेट प्लेयर खरीदते हैं, उसका 25% जो है एमएसपी से कम में खरीदा जाता है। मतलब यहाँ पे करीब 1 लाख करोड़ का यहाँ पर नुकसान होता है जो कि सर्कुलेशन में नहीं आ पाता है। अगर 1 लाख करोड़ यहाँ पर वापस आ जाते हैं, उस एमएसपी पे ही प्राइवेट सेक्टर खरीदता है, तो इससे 2-3 फायदे हो सकते हैं। एक, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कृषि में, डिमांड बढ़ेंगी और रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर 30 अलग अलग क्रॉप के लिए एमएसपी की बात की गई है। इससे देखने को ये मिलेगा कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो फसल में विविधता जो है किसानों को किसान उसके लिए यहाँ पर फसल उगाएंगे और एक 23 अलग अलग क्रॉप्स है तो किसान वो अलग अलग 23 क्रॉप्स उगाएंगे और उससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अर्थात जो फसलें हैं उसमें विविधता देखने को हमें मिलेगी। तो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है इन 23 क्रॉप्स में अनाज की जो अलग अलग क्रॉप्स से जो फसलें हैं वो सम्मिलित है, जो कि हमारे देश के हंगर इंडेक्स जिसमें हम कंटिन्यूसली खराब परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए एक बड़ा बूस्ट हो सकता है कि अगर यहाँ पर अनाज ज़्यादा हमारे देश में उगता है, डाइवर्सिफाइड उगता है, तो ज़रूर इससे हमारी जनसंख्या को एक अच्छा अनाज मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, आहार मिलेगा, जिससे हम हंगर इंडेक्स में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हेल्थ से भी जुड़ी हुई, एग्रीकल्चर और हेल्थ दोनों से जुड़ी हुई एमएसपी एक चीज़ है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके अलावा बताया गया है द आर्ग्यूमेंट दैट एमएसपी वुड स्टॉप द प्राइवेट सेक्टर इज फार फ्रॉम द ट्रूथ ड्यू टू द फैक्टर्स आर स्टिल रनिंग विद मिनिमम वेजेस एक्ट एंड मिल्स आर स्टिल प्रोक्योरिंग शुगर कैन डिस्पाइट ऑफ शुगर कैन प्राइजिंग बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसा जो बताया जाता है कि फैक्ट्रीज को इससे लॉस होगा और जो मिनिमम वेजेस एक्ट पे देना पड़ता है, मजदूर जो इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, शुगर कैन की फैक्ट्रीज हो गई, तो अपने आप में इस तथ्य को यहाँ पर नकारा गया है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि अगर एमएसपी को लीगल राइट दिया जाता है तो इससे फार्मर्स और उसके साथ ही साथ जो फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा, दोनों को ही इससे बेनिफिट होगा। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। ये बात करता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है ये एक प्रोसीजर में है जिससे वो एनजीओज के जो फंडिंग के लाइसेंस है उसको स्क्रूटनाइज कर रही है। एफसीआरए एक्ट आया और उस पर काफ़ी यहाँ पर चर्चा हुई, काफ़ी विरोध करने को मिला, लेकिन उसके बावजूद ये एक्ट पारित हो जाता है। एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, तो इसको लेकर हमने एक वीडियो भी बनाया है, कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में से ऐड कर दिया जाए तो आप वहां जाके इस एफसीआरए एक्ट के बारे में बढ़ सकते हैं। तो सरकार ने प्रेजेंट सरकार ने ये करा कि यहाँ पर एक एफसीआरए एक्ट लेकर आई जिसके माध्यम से बहुत सारे एनजीओज की जो फॉरेन फंडिंग थी वो रुक गई। किस प्रकार से रुक गई? फॉरेन फंडिंग के लिए सरकार से, होम मिनिस्ट्री से लाइसेंस लेना पड़ता है 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे एनजीओ जिनका लाइसेंस रिन्यू होना था 2017, 18, 19, 20
21-22 के सालों में लगातार, तो पिछले 5 वर्षों से उनमें से बहुत से अधिकतम एनजीओ ऐसे हैं जिनके लाइसेंस फॉरेन फंडिंग के लिए सरकार ने यहाँ पर रिन्यू नहीं करे हैं। तो करीब करीब अगर हम देखें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लाइसेंस जो है ये 22,000 प्लस एनजीओ के स्क्रूटनाइज सरकार कर रही है। इसको देखते हुए इनके लाइसेंस जो है रिन्यू नहीं करे हैं। लाइसेंस रिन्यू नहीं करे हैं अर्थात इनका फॉरेन फंडिंग नहीं आ रहा है। फॉरेन फंडिंग नहीं आने के कारण इन एनजीओज की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। इन एनजीओज में जो मुख्यतः बताया गया है कि इनकी को क्यों स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, इसके पीछे सरकार ने कारण ये दिया है कि इससे पब्लिक इंटरेस्ट और साथ ही साथ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी है, ये अफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉरेन फंड जो कैंसिल किए गए हैं इनमें बहुत सी मिशनरी चैरिटी एनजीओज इन्वॉल्व है, जिसमें करीब करीब 200 अलग अलग होम्स जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। होम्स अर्थात जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और जो वनरेबल सेक्शन हैं उनके लिए जो शेल्टर होम्स वगैरह होते हैं, इनको ये मिशनरी चैरिटी चलाती थी। तो ये उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं खासकर। और इसके अलावा बहुत से एनजीओज ऐसे हैं जो कि पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट इश्यूज, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन स्लेवरी, हेल्थ और रिलीजियस एनजीओज थे। इन जो मैक्सिमम 22,000 एनजीओ जिनकी स्क्रूटनी की जा रही है वो इन सारे सेक्टर्स में काम करते हैं। अब यहाँ पर एनजीओ का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करते हैं जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी फॉरेन फंडिंग जो कट कर दी गई है उससे ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी मार्जिनलाइज्ड और वनरेबल सोसाइटी है वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। अब इन एनजीओज में बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल है जिनकी फॉरेन फंडिंग रोक दी गई है, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंडिया, पीपल्स वॉच, यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो कि बिल गेट्स फाउंडेशन के द्वारा बैक किया जाता है। इन सारे बड़े बड़े एनजीओ जिनका विश्व में काफ़ी अच्छा काम है इनकी भी फंडिंग रोकी गई है। उसके अलावा गवर्नमेंट नीड्स टू गिव ट्रांसपेरेंट अकाउंट फॉर शटिंग डाउन एनजीओ। तो सरकार ने ये जो लाइसेंस सस्पेंड करे हुए हैं, कुछ समय के लिए लाइसेंस नहीं रिन्यू कर रही है स्क्रूटनी के नाम पर, तो इसके लिए इस आर्टिकल में बताया गया है कि सरकार को एक जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता है। उसके अलावा कोविड के टाइम पे हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर सच एक्शंस बाय द गवर्नमेंट हैव कॉस्ट अ ड्रॉप ऑफ 30% इंटरनेशनल डोनेशन। कोविड-19 के दौर में बहुत सारे एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये अपने आप में सामने आए, लोगों की मदद करी अलग अलग रूप से, हेल्थ के रूप से, खाद्यान्न चीज़ें मुहैया करवाने के रूप से। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि इस कदम के कारण करीब करीब 30% जो अंतर्राष्ट्रीय अनुदान आता था भारत में वो प्रभावित हुआ है, जिससे खासकर जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जो हमारी वल्नरेबल सोसाइटी है, जो हमारी मार्जिनलाइज सोसाइटी है, जिनको इससे मदद मिलती थी वो प्रभावित हुई है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीको।